तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। आज हिंदी की क्लास है, हिंदी की छठी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे समास के बारे में। आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। सारी की सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं वो सारी बोर्ड पे लिख दी हैं, जिससे कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, मैं सारा इस पर डिस्कस करके चलूँगा। तो जो लोग मेरे साथ बैठे हैं क्लास में वो कॉपी पेन लें और इसके नोट्स फटाफट लिखते रहें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ना लें, जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ उसको नोट करते रहें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के कह देंगे कि कल को लिख लूँगा तो वो कल कभी नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो कॉपी पेन ले आइए, वीडियो पॉज कीजिए और कॉपी पेन ले आइए। तो समास जो होते हैं कुल 6 तरह के होते हैं। अच्छा, समास होता क्या है? समास का अर्थ है बांधना या संक्षेपण, अलग अलग पदों को, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे हिंदी में एक शब्द आता है ना संश्लेषण, और उसका उल्टा क्या होता है? विश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब क्या है? अलग अलग चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करना। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? अलग अलग चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करना, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम समास। तो समास एक कला भी है, क्रिया भी है, प्रक्रिया भी है। और उस कला में हम क्या करते हैं? अलग अलग पदों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। अब इन अलग अलग पदों को इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसके अलग अलग प्रकार हैं। इन पदों को अलग अलग तरीके से बांधने के कुल जमा 6 प्रकार हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ओके, समझ रहे हैं ना? समास का मतलब बांधना। 6 तरीक़ों से आप बांध सकते हो, इसीलिए हम कहते हैं समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, अनेक पदों का मिलकर एक पद बनाना। ठीक है ना, गलत हो गया है। अनेक पदों को मिलाकर एक पद बनाना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, जेब को कतरने वाला, जैसे आप कहते हो ना जेब कतरा। तो आप देखो ना, जेब 1 2 3 4 पद हैं, यहाँ पर 4 शब्द हैं या 4 टर्म हैं या 4 पद हैं। तो इन 4 पदों को हमने इकट्ठा किया और लिख दिया जेब कतरा। इसमें तत्पुरुष समास होता है, अभी आगे उसकी बात करेंगे। तो 4 अलग अलग पद हैं, जेब को कतरने वाला, इन सबको इकट्ठा किया और एक पद में बांध दिया, एक शब्द में बांध दिया, जेब कतरा। यही प्रोसेस, यही गुण, यही कला जो है वो कहलाती है समास। तो 6 तरह के तरीके हैं, तो इसीलिए 6 प्रकार के समास हम कहते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। जैसे मैंने अभी विशेषण और विशेष नहीं पढ़ाया है, अगली वीडियो में आपको विशेषण विशेष बताता चलूँगा, और इसमें कुछ ही मुश्किल नहीं है। विशेषण और विशेष का एग्जाम्पल जैसे आप देखें ना, नीलकमल। बहुत से लोग जिनको हिंदी का जरा सा भी ज्ञान है व्याकरण का, वो भी जानते हैं विशेषण और विशेष होता क्या है। जैसे नीलकमल है, नील का मतलब जो कमल नीला है, नीलकमल यानी कि जो कमल नीला है। तो यहाँ पर कमल और नील 2 शब्द हैं, एक नीला और एक कमल। तो इसमें जो नीला शब्द जो है ना, नीला शब्द, ये जो है कमल की विशेषता बता रहा। कमल नीला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुंडरीक। और अरुण कमल या लाल कमल को क्या कहते हैं? कोकनद। अगर आपने मेरी 1 वर्ड वाली क्लास, इससे पहले की जो क्लासेस अगर आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तो उसमें लिखा है उसका फार्मूला भी मैंने बताया। कोलपुस, कोकनद माने लाल कमल और पुंडरीक माने सफ़ेद कमल, और श्याम कमल या काला कमल किसे? इंद्रीवर। इंद्रीवर माने श्याम कमल या काला कमल। ये पुरानी वीडियो मैंने जो आपकी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें दिया है। ओके, तो नीला जो है कमल की विशेषता बताता है। तो वो शब्द जो किसी अन्य वस्तु की, प्राणी की, व्यक्ति की, स्थान की या शब्द की विशेषता बताते हैं, वो शब्द कहलाते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है ना, जैसे मोटा लड़का, तो यहाँ पे लड़का क्या है? विशेष, उसकी विशेषता बताई जा रही है, और मोटा जो है वो विशेषण है ना, है ना। और सुंदर वधू, तो वधू क्या है? यहाँ पर विशेष है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, और सुंदर क्या है? विशेषण है। ओके, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो विशेष्य है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये मैंने इसको क्यों बताया, अभी जब हम समास के नियम बताएंगे तो उसमें आपको काम आएगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। एक यहीं पे एक शब्द आता है क्रिया विशेषण। क्रिया माने एक्शन, वर्ब, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी कोई काम आप कर रहे हो, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे चलना, चलना एक क्रिया है ना, तो तेज चलना, धीरे चलना, है ना, मंद चलना, सुस्त चलना, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। लिखना, सुंदर लिखावट, लिखावट या लिखना क्या है? क्रिया है। सुंदर लिखावट, खराब लिखावट, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। ओके, चलिए अब इसी में एक शब्द आपको और आपके सामने आएगा, अव्यय या अविकारी शब्द। आप लोग देखते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में कोई रोग आ गया तो क्या कहते हैं उसको? विकार आ गया। हिंदी में एक शब्द आता है ना, विकार। विकार का मतलब गड़बड़ी।
है ना, जो सामान्य नियम है उसके प्रतिकूल या उससे अलग हटके के कुछ हो जाना, उसी को हम कहते हैं विकार। जैसे मान लीजिए मेरे सर से बाल लगातार गिरने लगे तो मेरे शरीर में एक ये विकार आ जाएगा, है ना। मेरी आंखों से कम दिखने लगे तो ये मेरे शरीर में एक विकार आ जाएगा। दुर्गुण नहीं कह सकते हैं, दुर्गुण अलग चीज़ है, विकार का मतलब है कुछ गड़बड़ी हो जाना, कुछ कमी हो जाना, है ना। मेरी शर्ट है, शर्ट का बटन टूट गया तो शर्ट में विकार आ गया, ओके। अब शर्ट में कोई चेंज ही ना आए, शर्ट में किसी तरह का कोई चेंज ना आए, ना ये गंदी हो, ना इसकी प्रेस हटे, ना सिलाई उधड़े, ना इसका रंग फेड हो, कुछ भी ना हो, तो मेरी शर्ट हो जाएगी अविकारी। शरीर विकारी है क्योंकि धीरे 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 जैसे बुढ़ापा आता है, झुर्रियाँ बढ़ती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, दांत गिरते हैं, तो शरीर विकारी है, शरीर अविकारी नहीं है। अगर कोई चेंज ना आए तो वो अविकारी है। तो इस संसार में अविकारी क्या है? सिर्फ आत्मा और परमात्मा, सिर्फ आत्मा और परमात्मा वो अविकारी हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो विकारी हैं। पृथ्वी ग्रह पे भी तो विकार आ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गड़बड़ी हो रही है ना, सूर्य की जो ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो सूर्य भी विकारी। ओके, तो विकारी वो जिसमें कोई चेंज आ जाता है, अविकारी वो जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब हिंदी व्याकरण में विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं? हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द वो होते हैं जो किसी परिस्थिति, किसी काल या किसी लिंग या किसी वचन के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द। जैसे रात है ना, रात, मैं आज रात आया, है ना, मैं आज रात आया, मैं कल रात आया, मैं आज रात को जाऊंगा। लेकिन यहीं पर कहूँगा कि वो रातों को जागते रहे, वो रातों को जागते रहे, तो वो ये हो गया बहुवचन, और यहाँ पर रात जो शब्द था वो बदल गया, रात से हो गया रातों, तो ये हो गया विकारी शब्द, यानी कि ये बदल जाता है। उसी तरह से जैसे शब्द है लड़का, अब जैसे लड़का आ रहा है, लड़का जा रहा था, लड़का जाएगा, आपको लगेगा लड़का शब्द चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहीं पर बहुवचन आ जाए तो जाएगा लड़के। दिन, दिनों, है ना, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब खोए खोए रहते थे, गाना है ना, गज़ल है ना। ओके, तो दिन शब्द जो है वो किसी काल, लिंग या वचन के अनुसार बदल जाता है। उसी तरह से जैसे एक शब्द है सीता, माता सीता की बात करें, ये शब्द कभी नहीं बदलता, ये वर्तमान, भूत और भविष्य काल में हमेशा एक रहेगा, इसलिए ये अविकारी शब्द है। श्री राम, राम शब्द जो है किसी का भी नाम है, मनोज, राम, श्याम, ये सारे के सारे जो हैं वो अविकारी शब्द हैं, इनमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। मनोज आया था, मनोज जाएंगे, मनोज आएंगे, मनोज आए थे, वगैरह वगैरह, उसमें सब मनोज शब्द जो है हमेशा उसका रूप एक ही रहेगा। लब्बो लुआब, यह सार ये है कि जिस शब्द का रूप ना बदले, वो हमेशा एक सा ही रहे, वो शब्द कहलाता है अविकारी शब्द, और जिसका रूप बदल जाए वो कहलाता है विकारी शब्द, ठीक है ना। अविकारी शब्द को एक नाम और दिया जाता है अव्यय या अव्ययी शब्द। अविकारी शब्द यानी जिसका रूप नहीं बदलता है, उसको एक नाम और दिया जाता है, क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द या अव्ययी शब्द। ओके, क्योंकि ये इस पर मैंने आपको बताने के लिए इस पर इसलिए जोर दिया क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे ना अव्ययी भाव समास, तो उसमें अगर आपको यही नहीं पता है कि अव्यय क्या होता है, अव्ययी क्या होता है, या अविकारी या विकारी क्या होता है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए अब समासों की बात करते हैं। कुल जमा 6 प्रकार के समास हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें जो आपका ये है तत्पुरुष समास, इसके बारे में डिटेल में अभी इसके बाद में बताऊंगा, पहले इसको बता लेता हूं सबको डिटेल में, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करें। तो अव्ययी भाव, अव्यय का मैंने आपको अर्थ बताया, ऐसे शब्द जो कभी भी बदलते नहीं हैं। अब इसमें आपसे पूछेगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं समास बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है, इस जगह पर आकर के वो पूछ लेता है कि समास में 2 पद होते हैं, ठीक है ना। वो पूछेगा भाई कौन से समास में पहला पद प्रधान है, कौन से में दूसरा प्रधान है, कौन से में दोनों पद प्रधान हैं। अब यहाँ पद प्रधान का मतलब क्या है? जैसे राम सीता या सीता राम, राधा कृष्ण, इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, इनका अपना विशेष अर्थ है, ठीक है ना, अपना विशेष अर्थ है। ये दोनों एक दूसरे के अर्थ पर डिपेंड नहीं है। इस तरह से तो डिपेंड है क्योंकि हमेशा ये साथ में आते हैं, राधा कृष्ण सीता राम, है ना, राम श्याम भी अक्सर साथ आ जाते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर पद प्रधान का मतलब ये है, जैसे एक समास है, मैं आपको बताऊँ, अव्यय भाव समास की बात कर लेते हैं। जैसे यथा स्थान, यथा स्थान, यथा संभव, आजीवन, जीवन भर। इसमें जो यथा संभव 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है, तो इसमें जो पहला पद है यथा, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि संभव सबका कोई अर्थ नहीं होता है, संभव सबका अर्थ होता है, लेकिन जो पहला पद है यथा, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना। जैसे आप सुने ना, यथाशक्ति,
है ना, यथा संभव। तो यथा शब्द जो पहला पद है वो अर्थ की दृष्टि से इसमें प्रधान है। तो अव्ययभाव समास में अर्थ की दृष्टि से जो पहला पद होता है वो मुख्य होता है, बाद का पद जो होता है वो गौड़ होता है। ठीक है, तो इसमें जब आप पूरे समास को लेंगे, जैसे यथा संभव, यथा स्थान, दो शब्द है ना, संभव और यथा, यथा संभव, स्थान और यथा, यथा स्थान, जीवन और पूरे जीवन भर, तो उसको हम कह देते हैं आजीवन, जीवन भर। तो इसमें दो शब्द हैं, पहला शब्द जो है अर्थ की दृष्टि से प्रधान है। जब दोनों शब्दों को हमने जोड़ा, एक समास बनाया, तो पूरा का पूरा जो समास है वो क्रिया विशेषण का रूप ले लेता है। जब अभी मैंने आपको बताया ना क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं। अब देखो यहाँ ये अव्ययभाव समास क्रिया विशेषण का रूप कैसे ले रहा है। जैसे मैंने कहा ना, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन खाता है, सोता है, प्रतिदिन श्रम करता है। अब हम कहते हैं ना वह श्रम करता है, ठीक है, श्रम करता है, लेकिन अब हमने कहा वह प्रतिदिन श्रम करता है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, श्रम करना, और क्रिया की विशेषता क्या उसने बता दी, प्रतिदिन। आप ये भी कह सकते हो कि वो प्रतिदिन नहीं आता है, तो नहीं आना या आना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और उसने कहा प्रतिदिन नहीं आता, उसने कहा जैसे एक शब्द है कि वो जीवन भर संघर्ष करता रहा। अब यहीं पर हम बोलें वह संघर्ष करता रहा, तो संघर्ष करना क्या है, क्रिया है ना, वह संघर्ष करता रहा। लेकिन अब यहाँ कहा जीवन भर, तो उसने कहा वह जीवन भर संघर्ष करता रहा। तो जीवन भर जो शब्द आ गया, जो कि अव्ययभाव समास का रूप है, ये उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे वह गाता रहा, वह जीवन भर गाता रहा, वह रोता रहा, वह जीवन भर रोता रहा, वह खाता रहा, वह जीवन भर खाता रहा, है ना, वह आता रहा, वह पढ़ता रहा, समझ रहे ना, जीवन भर। तो आना जाना, खाना पीना, उठना सोना, रोना धोना, जो भी है, ये क्या है, क्रियाएं हैं। और उसकी विशेषता क्या शब्द बता रहा है, प्रतिदिन भी कह सकते हो, जीवन भर भी कह सकते हो। तो इसमें पूरा का पूरा जो समास है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा समास ही क्रिया विशेषण का रूप ले लेता है ना। फॉर एग्जाम्पल और भी हैं, आजीवन, आजीवन, जैसे आजीवन के लिए क्या कहेंगे, संत, वह आजीवन संत रहा, वह आजीवन सत्य बोलता रहा। तो सत्य बोलना क्या है, क्रिया, वह आजीवन सत्य बोलता रहा। पतिव्रता होना, ये भी क्रिया है, वह आजीवन पतिव्रता रही, ठीक है ना। तो आजीवन, अच्छा, उसी तरह से जैसे यथा संभव, कहते हैं ना, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका काम कर दूं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका काम कर दूं, ठीक है ना, काम करना, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका काम कर दूं, है ना। तो मैं आपका काम कर दूंगा, तो ये क्या है, क्रिया है। अब मैंने कहा मैं यथा संभव आपका काम कर दूंगा। यथा संभव मतलब जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, जहाँ तक संभावना बनेगी, अगर कोई थोड़ी सी भी संभावना बनेगी तो मैं आपका काम कर दूंगा, मैं यथासंभव आ जाऊंगा, मैं यथासंभव आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो यथासंभव क्या है, क्रिया विशेषण है। यथाशक्ति यानी कि जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं आपको यथाशक्ति पढ़ाऊँगा, यानी कि जितनी मेरे अंदर जान है, शरीर में जान है, मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ा रहूँगा मैं तब तक आपको पढ़ाता रहूँगा। यथाशक्ति नहीं, पैरों पर अगर खड़ा होने के लायक नहीं रहा, बैठ कर पढ़ाता रहूँगा, बैठा नहीं तो लेट कर पढ़ाता रहूँगा, है ना, लेट भी ना पाया तो इशारों से पढ़ाता रहूँगा, है ना। यथाशक्ति मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो यथाशक्ति सब क्या है यहाँ पर, अव्ययभाव समास है। क्यों है अव्ययभाव समास, एक तो इसका रूप कभी नहीं बदलेगा और ये क्रिया विशेषण का रूप ले लेता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ओके, अभी तक नहीं किया है ना सब्सक्राइब, तो कर दो भाई। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। अच्छा, तत्पुरुष समास में क्या होता है, हिंदी में एक शब्द आता है, इंग्लिश में एक शब्द आता है हाइफन। हाइफन क्या बोलते हैं ना, हाइफन। हाइफन का मतलब, हाइफन को आम भाषा में कहते हैं बकसुआ। हाइफन को आम भाषा में कहते हैं बकसुआ। वो तो नहीं, आलपिन या स्टेपलर जो जोड़ देते हैं ना, जोड़ने वाला, हाइफन या जोड़ने वाला। हिंदी में इसको कहते हैं संयोजक। संयोजक भी कह लेते हैं और परसर्ग भी कह लेते हैं, संयोजक या परसर्ग। ओके, संयोजक कह लेंगे, परसर्ग कह लेंगे। तो तत्पुरुष समास, इसके भी आगे जाके और बहुत से प्रकार हैं। तत्पुरुष समास की खूबी यह है, या इसकी पहचान या विशेषता क्या है, कि जैसे होता है ना, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, और अथवा होते हैं ना, और से जोड़ते हो आप, जैसे राम या श्याम, या से जोड़ा आपने किसी शब्द को, अथवा से जोड़ा, मैं अथवा बहन, भाई अथवा बहन, है ना, भाई और बहन। तो ये जो दो पदों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं ना, या अथवा और तथा, इस टाइप के जो शब्द हैं वो दोनों पदों के बीच से हटा दिए जाते हैं। और हटाने के बाद या तो उनके ये डैश, उनके बीच में ये डैश लगा दिया जाता है, कहा गया गगनचुंबी, हाँ यस, उनके बीच में डैश जैसा कोई शब्द नहीं होता। डैश, देखिए इसे बोलते हैं ना आप, डैश, इसे बोलते हो ना डैश। तो डैश या अथवा और इस टाइप के जो प्रतीक हैं या शब्द हैं, दोनों शब्दों के बीच से हटा दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है गगनचुंबी,
तो यहाँ पर है गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी माने गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला कौन है? कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक जाता है? बाज, बाज, बाज है ना। हाँ, तो राष्ट्रभक्ति, तो यहाँ पर किसका लोप हो रहा है? के लिए का होगा ना, राष्ट्र के लिए भक्ति, तो के लिए जो है उसको हटा दिया, राष्ट्रभक्ति हो गया। उसी तरह से जलधारा, जल की धारा। चर्म रोग, चर्म का या चमड़ी का रोग। तो यहाँ पर ये काकी के, नानी ने, के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, बहुत सारे जो हैं कारक हैं, उन कारकों का यहाँ पर लोप हो जाता है। तो यहाँ पर होता है आपका तत्पुरुष समास। अभी तत्पुरुष समास को अलग से पढ़ेंगे आपके साथ। फिर आता है आपका कर्मधारय समास। अच्छा, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखना। तत्पुरुष समास जो है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, एग्जामिनर पूछेगा। और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अभी तक आप देखें ना, अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इन दोनों में, इन तीनों में जो है कि अव्ययभाव में पहला, आ से अव्वल, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आ से अव्वल, या आ वर्ण वाला में सबसे पहले आता है, तो अव्ययभाव में पहला पद प्रधान हो जाता है। फिर तत्पुरुष कर्मधारय में दूसरा, द्विगु में दोनों प्रधान होते हैं। अभी खैर आगे चलेंगे। अच्छा, कर्मधारय समास की खूबी क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और जो दूसरा पद होता है वो विशेष होता है। हिंदी में कभी कभी ये कह लेता है प्रथम पद और उत्तर पद। उत्तर माने बाद का, प्रथम माने पहला, पूर्व और उत्तर कह देता है। पूर्व माने पहला पद, उत्तर माने बाद का पद। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद जो होता है या प्रथम पद जो होता है या पूर्व का पद जो होता है वो विशेषण होता है। विशेषण को उपमान भी कहते हो। वो शब्द जिससे किसी की उपमा दी जाए, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं हम उपमान। और जिसकी उपमा दी जा रही है उसे कहते हैं विशेष्य या उपमेय। ध्यान रखना, जैसे क्या कहूँ, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि ना कह करके, जैसे हम कहते हैं सुंदर वधु, अभी एग्जाम्पल दिया था सुंदर वधु, तो यहाँ वधु जो है वो विशेष्य या उपमेय है, और सुंदर जो है वो विशेषण या उपमान है। चंद्रसा ललाट, चंद्रसा ललाट, तो यहाँ पर ललाट जो है वो विशेष या उपमेय है, और चंद्र जो है यहाँ पर विशेषण या उपमान है। तो कर्मधारय समास में दो पद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौड़ होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। पहला पद बनेगा विशेषण और दूसरा विशेष। जैसे एग्जाम्पल है आपका अल्पसंख्यक, नीलकमल, नील गाय, महादेव, भला मानस, सद्गुण, काला पानी, चंद्रमुखी, चंद्रमुख। ठीक है, तो चंद्रमुखी माने चंद्रमा के समान मुख वाली। तो मुख क्या है? यहाँ पर विशेष है, और चंद्रमा से उसकी विशेषता बताई जा रही है, चंद्रमा विशेषण है। सेम अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है। अल्प माने जिनकी, अल्प माने थोड़ा कम, संख्या माने संख्या, संख्या समझ गए, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है। तो संख्यक यहाँ पर क्या है? विशेष, और अल्प विशेषण है। सेम नीलकमल यानी कि जो कमल नीला है, जो गाय नीली है, नील गाय। गाय क्या है? विशेष, और नीला विशेषण। ओके, तो इस तरह से अगर आ रहा है तो यहाँ पर होता है कर्मधारय समास। अच्छा, बहुब्रीहि समास में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद जो होगा विशेषण हो जाएगा, दूसरा विशेष हो जाएगा, यानी कि पहला पद विशेषता बता रहा है, दूसरा पद वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बहुब्रीहि समास में अंतर ये हो जाएगा कि दोनों शब्द मिलकर के कोई तीसरा अर्थ लेकर आएंगे। जैसे एक शब्द आता है ना, दशानन, दशमुख, है ना, तो यहाँ पर कर्मधारय समास भी नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा। आगे बताएंगे ना, द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ दशानन और दशमुख का मतलब क्या है? रावण, तो वो तीसरा अर्थ बता रहा है, तो वहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, द्विगु समास में, कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय समास में आप ध्यान रखना कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। द्विगु समास में हमेशा पहला पद संख्यावाचक होगा, ठीक है ना, द्विगु समास में हमेशा पहला पद संख्यावाचक होगा। लेकिन अगर उन दोनों शब्दों से कोई तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है तो वो बहुब्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं। तो कर्मधारय समास हो गया, पहला पद विशेषण, दूसरा पद हो गया विशेष्य, अल्पसंख्यक। ये मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए आपको। सद्गुण यानी कि ऐसे गुण जो सद हैं, अच्छे हैं, सद माने अच्छा। काला पानी, काला जो पानी काला है। भला मानस यानी कि जो मानस, जो मनुष्य भला है। ओके, आगे चलें। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दा से द्विगु और दा से दोनों। देखो एक तुक्का है, अगर आपको याद रह जाए, आ अव्वल है, अव्ययभाव समास, उसमें पहला पद प्रधान होगा। दा से दोनों, किसी और समास में दा नहीं आ रहा है, दा से नहीं, द्वंद्व में भी आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, उसका हमारे पास भी हल है। द्विगु किसका है? द्वितीय का है। द्विगु किसकी शुरुआत करता है? द्वितीय का। नहीं, कोई तुक्का बन नहीं रहा, आपको रटना पड़ेगा। द्विगु माने जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है साहब। लेकिन एक बताऊँ, इसमें एक तुक्का बन सकता है। क्या? द्विगु में दो वर्ण हैं, द्विगु में दो वर्ण हैं कि दो अक्षर हैं?
दो अक्षर हैं। वर्ण जो है ध्वनि का सबसे छोटा रूप है। ओके, हाँ, वर्ण से फिर अक्षर बनता है। तो द्विगु में 2 अक्षर हैं, द्विगु में 2 अक्षर हैं, मात्राएं भले 4 या 5 लगी हों, द्विगु में 2 अक्षर हैं और दोनों, ऐसे भी याद कर सकते हो। आपका देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं सबकी अपनी अपनी होती हैं, अपनी अपनी बनाना। ओके, खैर द्विगु में दोनों पद प्रधान हैं। ओके, द्विगु में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और पूरा समास जो है वो एक समूह को बताएगा, पूरा का पूरा समास मिलकर के एक समूह को बताएगा। इसकी पहली पहचान ये है कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। ठीक है, जैसे त्रिफला, 3 फलों का चूर्ण होता है ना। त्रिफला क्या होता है? 3 फलों का चूर्ण। तो त्रिफला में क्या क्या शामिल होता है? हर, बहेड़ा और आंवला। पेट साफ करने के लिए चूर्ण आता है ये त्रिफला चूर्ण। तो इसमें हर होता है, बहेड़ा होता है और आंवला होता है। 3 फलों का या 3 चीज़ों का समूह है जिसे हम कहते हैं त्रिफला। तो त्रिफला में त्रि क्या है? संख्यावाचक है ना, और फला, लेकिन त्रिफला क्या हो गया? ठीक है साहब, पूरे के पूरे समूह को बता रहा। चौमासा, चौमासे का मतलब क्या है? जो मानसून का हमारे यहाँ सीजन होता है ना, 4 महीने का, वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है उसे चौमासा ही बोल देते हैं। गांव देहात में उसको चौमासा बोलते हैं। 4 महीने का समय, चौमासा, समूह हो गया ना चौमासा। उसी तरह से तिराहा, ऐसी जगह जहाँ पर 3 ओर को मार्ग जा रहा हो। तिराहा, चौराहा, ऐसी जगह जहाँ 4 दिशाओं में मार्ग जा रहा हो। तिराहा, चौराहा। पंचवटी, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह त्रिभुवन। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह त्रिलोक। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह नवरत्न, है ना। अब नवरत्न का कोई और अर्थ नहीं है, नवरत्न का अर्थ नवरत्न ही है। सप्तर्षि, सप्तर्षि क्या हुआ? 7 ऋषियों का समूह ना, हाँ, 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि। ठीक है। शताब्दी, 100 वर्षों का समय, शताब्दी। सतसई, 700 पदों का समूह, सतसई। क्या पढ़ा हो ना, बिहारी सतसई था, रहीम सतसई था, क्या था, जो भी था, हैं। तो 700 पदों का समूह सतसई। ओके, आगे चलते हैं। तो तिराहा, चौराहा, पंचवटी, त्रिभुवन, नवरत्न, सप्तर्षि, शताब्दी, सतसई, ये सारे के सारे क्या हो गए? द्विगु समास में आएंगे। फिर आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, यानी कि अर्थ की दृष्टि से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों ही शब्द जो हैं, दोनों ही पद जो हैं अर्थ की दृष्टि से दोनों समान हैं या दोनों प्रधान हैं। जैसे यहाँ पर है ना आगा पीछा, तो आप इसमें कौन छोटा कहोगे, कौन बड़ा कहोगे? आगे है तभी पीछे है। गोरा काला, गोरा है तो काला है, काला है तो गोरा है। रात दिन, है ना, दिन रात या रात दिन, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थ की दृष्टि से दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों में से कोई भी ना छोटा है ना बड़ा है, दोनों मुख्य हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें क्या है, जो हाइफन जिसे आप कहते हैं ना, हाइफन जिसे संयोजक या परसर्ग, या तो उसको हटा देते हैं या वो लगा रहता है। जैसे है ना आगा पीछा पाप पुण्य, तो डैश हमने लगा रखा है यहाँ पर, आगा पीछा पाप पुण्य। लेकिन आप देखेंगे राधा कृष्ण में हमने डैश नहीं लगा रखा है। तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण ना लिख करके हम क्या करेंगे? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सीताराम, भाई बहन, फल फूल, पाप पुण्य, आगा पीछा, इस तरह के जो शब्द हैं वो कहलाते हैं द्वंद्व समास में। अभी मैंने आपको तो बताया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में 2 पद होते हैं। इसमें अर्थ की दृष्टि से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों का अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन दोनों पद जब मिलेंगे तो दोनों पद मिलकर के कोई तीसरा अर्थ बताएंगे। जैसे गिरिधर, 2 पद हैं। गिरि माने पर्वत और धर माने धारण करने वाला। तो गिरिधर कौन है? श्री कृष्ण। गिरिधर को, श्री कृष्ण को क्या कहा जा रहा है? गिरिधर कहा जा रहा है। 2 पद हैं लेकिन दोनों पद मिलकर के कोई तीसरा अर्थ बता रहे हैं। गिरिधर श्री कृष्ण। अनंग, बिना अंग वाला, यानी कि कामदेव। उसी तरह से नीलकंठ, जिनका कंठ नीला है अर्थात शिव जी। लंबोदर, जिनका उदर या जिनका पेट लंबा है, गणेश जी। एक दंत, है ना, एक दांत वाले अर्थात भगवान गणेश। दशमुख, दशानन, यानी कि रावण। उसी तरह से चंद्रशेखर, यानी कि जिनके शिखर या सिर पर ललाट है अर्थात शिव जी। पद्मासन, वो देवी जो पद्म यानी कमल के आसमान पर विराजमान है अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पर जो हैं पीताम्बर, जो पीला वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर दोनों पद मिलकर के कोई तीसरा अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। अब इसको रोक दीजिए, मैं तत्पुरुष समास की तैयारी कर लेता हूँ। तो अभी हमने आपसे बात की बहुत से विभिन्न प्रकार के समासों के बारे में। सबसे अंत में हमने आपसे वादा किया था कि तत्पुरुष समास को लास्ट में हम समझेंगे। तो तत्पुरुष समास के कुल प्रकार कितने हो गए, जरा गिनेंगे आप? 1 2 3 4 5 6।
देखो जितने समास के प्रकार हैं उतने ही प्रकार जो हैं तत्पुरुष समास के, कुल 6 प्रकार हैं, है ना। तो अब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें है किसी ना किसी कारक की विभक्ति का लोप रहता है। लोप रहता मतलब उसका प्रयोग नहीं होता, हटा दी जाती है, साइलेंट हो जाती है। कोई भी कारक है उसकी विभक्ति आप समझ नहीं, जैसे कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, का, है ना। कर्ता कारक की विभक्ति का होती है, उसी तरह से कर्म कारक की विभक्ति को होती है, कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा। अगर आपने एक कारक नहीं पढ़े हैं तो मैं जल्दी से आपका रिकैप करा देता हूँ। जैसे से या के द्वारा, यहाँ पर से या के द्वारा का मतलब है कि जो क्रिया आप कर रहे हैं वो किसके द्वारा सफल हो रही है, संभव हो रही है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे मोबाइल के द्वारा बात कर रहा हूँ या मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर आपसे आ गया, आपसे, तो आपसे यहाँ पर आपसे में जो से आ रहा है उससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर से या के द्वारा का जो मतलब है कर्ण तत्पुरुष में वो साधन है जिसके द्वारा क्रिया संभव हो रही है। मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ या व्हाइट बोर्ड के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ या मार्कर के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, मैं कार से जा रहा हूँ या कार के द्वारा जा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ कर्ण कारक नहीं है, यहाँ पर जो है संबंध कारक आएगा, क्योंकि मैं आपसे, हम दोनों के बीच में संबंध की बात हो रही है। तो आप से कभी भी कंफ्यूज ना होना। से या के द्वारा का मतलब है बाई, बाई माने वो यंत्र या वो साधन जिसके द्वारा आप किसी काम को कर रहे हैं। मैं समय देख रहा हूँ, मैं घड़ी के द्वारा समय देख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं घड़ी में समय देख रहा हूँ, ये भी सही हो सकता है। आप बताएं, आप ही बताएं, मेरी क्लास जो है बताएं कौन सा सही शब्द इसमें होगा। मैं घड़ी के द्वारा समय देख रहा हूँ या घड़ी में समय देख रहा हूँ, कौन सा सही होगा इसमें, बताएं कीर्ति। हाँ यस, घड़ी में समय देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा ना। अभी उसकी और बात करते हैं। ओके, हिंदी इतनी आसान नहीं है। तो से या के द्वारा यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष होगा, जहाँ पर पता चले कि क्रिया किस साधन से हो रही है, ठीक है। वहाँ अब कर्ण तत्पुरुष की जो विभक्ति है से या के द्वारा, दो पदों के बीच में जहाँ उसका लोप होगा वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। सॉरी, मैं कर्ण तत्पुरुष बोल गया। कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, इसका जहाँ पर लोप होगा, जिस समास में या दो पदों के बीच में इसका जो लोप होगा वहाँ पर आपको मिलेगा कर्ण तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि उसके बीच में किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप होता है। ओके, तो अब जैसे मदांध, मद के द्वारा अंधा, मद से अंधा, ये मद माने नशा, मद के द्वारा अंधा या मद से अंधा। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित या हाथ से लिखित। श्रम साध, श्रम के द्वारा साधा जो गया हो, है ना। कामयाबी किससे मिलती है ना। कामयाबी के वैसे तो शॉर्टकट भी होते हैं, कोई बॉर्न विद सिल्वर स्पून भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर कामयाबी जो मिलती है वो मेहनत से मिलती है ना। श्रम के द्वारा साधा हुआ, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। महिमा मंडित, ईश्वर क्या देता हमें, जीवन, है ना। तो महिमा मंडित, महिमा के द्वारा मंडित या महिमा से मंडित। ओके, उसी तरह से नीति युक्त यानी कि नीति से युक्त। कष्ट साध यानी कि कष्ट से साधा हुआ। जलाव्रत, जल से घिरा हुआ, ये जल के द्वारा घिरा हुआ। ओके, जल के द्वारा कौन घिरा होता है, या तो दीप या महादीप। मुंह मांगा, मुंह के द्वारा मांगा हुआ। विधि निर्मित, विधि के द्वारा बनाया हुआ। रसासक्त, रस के द्वारा आसक्त, है ना, रस से आसक्त या रस के द्वारा आसक्त। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्ण तत्पुरुष समास होगा, है ना। अंदर अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, तो आपसे तत्पुरुष नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है भाई तत्पुरुष में भी किसका प्रकार है वो बताओ। ओके, तो कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का यहाँ पर लोप हो रहा है। अब नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए, फॉर। यहाँ पर इस जो संप्रदान तत्पुरुष है उसमें ये पता चलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, एक्शन या क्रिया जो कर रहे हैं, वो किसके लिए की जा रही है। जैसे मैं फल लाया, पता नहीं किसके लिए लाया। मैं फल लाया कौन सी क्रिया हो गई है, मैं फल लाया कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया है ना। मैं राम के लिए फल लाया, ये सकर्मक क्रिया है ना। तो खैर, मैं फल लाया, पता नहीं किसके लिए लाया। अब मैंने क्या कहा, मैं राम के लिए फल लाया। तो यहाँ पर जो के लिए है ना, के लिए फोर, तो जो के लिए या फोर जो है ये संप्रदान कारक की विभक्ति है। इसमें ये पता चलता, सिंपल सी एक लाइन की बात है कि काम किसके लिए हो रहा है। जहाँ पर पता चल जाए काम किसके लिए हो रहा है, ये जहाँ पर लुप्त हो जाए या लोप हो जाए, ये छुपाने का प्रयास किया जाए कि काम किसके लिए हो रहा है, वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। जैसे सामने जो कैमरा है वो आपको बार बार छुपा रहा है, तो मुझे ऐसे झुक के आपको देखना पड़ रहा है। ओके, चलिए खैर, तो आगे बढ़ने से फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब का ज़माना है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा हौसला टूटेगा। अगर ये वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहें
बहुत सारे विषय की वीडियो आपको मिलती रहें, इतिहास, भूगोल, राजनीति, भले आप यूपीएससी के लिए तैयारी करें, पीएससी के लिए तैयारी करें, वनडे के लिए तैयारी करें, सभी चीज़ें एक ही जगह आपको मिलेंगी, यूनिक एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए की विभक्ति का लोप होगा तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर से मैं बोल गया संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति का लोप, ये गलत बोल गया। संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप अगर होगा तो वहाँ होगा संप्रदान तत्पुरुष। जैसे विद्यालय, आलय का मतलब क्या होता है? घर, है ना। आलय का मतलब घर होता है। और नीले, नीले का मतलब क्या होता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। विद्यालय, विद्या के लिए घर। गौशाला, गाय का जो घर होता है ना उसे गौशाला कहते हैं। अभी हमारे यहाँ कीर्ति कह रही है सर ये गौशाला क्या होता है? नहीं, घुड़साल पूछ रही थी आप। तो जो जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं ना, जो घोड़े का घर होता है, घोड़े के लिए जो घर होता है उसे कहते हैं घुड़साल। और जो गाय के लिए घर होता है उसे कहते हैं गौशाला। और जो हाथी के लिए घर होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। ओके, गाय के लिए शाला, गौशाला, घोड़े के लिए साल, घुड़साल, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ वेदी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। हर जगह संप्रदान जो कारक है उसकी विभक्ति का लोप हो रहा है। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, है ना। युद्ध भूमि या युद्ध के लिए भूमि। रसोई घर, रसोई के लिए घर। भूख लगी रसोई घर सुन के या नहीं लगी? मुझे तो लगी। ओके, बहुत देर हो गई ना पढ़ाते हुए। रसोई के लिए घर। कर्ण फूल, कर्ण के लिए फूल, कान के लिए फूल, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? संप्रदान तत्पुरुष। फिर आता है अपादान। तो अपादान का मतलब क्या है? अपादान का जो अर्थ है यहाँ पर जो है अलगाव का भाव आता है, संबंध टूटने का भाव आता है। तो अपादान कारक की जो विभक्ति है वो है से माने फ्रोम। मैंने लिखा भी है यहाँ पर से या फ्रोम या अलगाव। तो जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में अलगाव होगा वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। और जहाँ पर संप्रदान कारक की विभक्ति से या अलगाव का लोप होगा वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए आपको कारक जरूर आने चाहिए। तो इसीलिए जो भी टीचर पढ़ाते हैं समास पढ़ाने से पहले कारक पढ़ाते हैं। मैंने भी कारक की वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए। अब ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपादान कारक की जो विभक्ति है उसका अगर लोप हो रहा है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ऋण से वो मुक्त हो गया। विद्याहीन, विद्या से हीन है, अलगाव हो गया ना, है ना। सेवा से मुक्त, ये भी अलगाव है। देश से निकाला, पद से च्युत यानी कि पद से हटाया हुआ, गुण रहित, गुणों से रहित, अलगाव है। ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा, हाँ ये मुझसे गलती हो गई। यहाँ पर जन्मांध जो है, जन्मांध नहीं आएगा यहाँ पर, जन्म से अंधा ना, ये नहीं आएगा जन्मांध, ठीक है ना। जन्म से अंधा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं होगा, चलाइए शुरू कीजिए। नहीं होगा, जन्मांध होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना आँखों का अलगाव हो गया है। भले आँखें हमारे शरीर में लगी हुई लेकिन वो आँखें काम नहीं कर रही हैं, आँखों का अलगाव हो गया शरीर से। जन्मांध में अपादान तत्पुरुष ही होगा। दोष मुक्त यानी कि दोष से जो मुक्त हो गया। धर्म भ्रष्ट, धर्म से जो भ्रष्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट संबंध, संबंध कारक की विभक्ति काकी के, इसका लोप होगा। तो जैसे चर्म रोग यानी कि चर्म का रोग। जलधारा, जल की धारा। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। गृहपति, घर का पति यानी कि घर का मुखिया। ओके, गृहपति माने घर का मुखिया। गृहपति शब्द सबसे पहले वैदिक काल में आया, उसके लिए गृहपति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ग्रामोत्थान यानी कि ग्रामों का उत्थान। भूपति, भूमि का पति यानी कि राजा। नरेश, नरेश का मतलब क्या हो गया? नरों में ईश यानी कि नरों में सर्वश्रेष्ठ, नरेश। राजसभा यानी कि राजा की सभा। राजा के लिए सभा नहीं कहना। अगर आप कह दोगे राजा के लिए सभा तो वो तो फिर कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष, है ना, है ना। कर्ण नहीं, सॉरी, संप्रदान के लिए संप्रदान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर राजा के लिए नहीं, राजा की सभा। ओके, अब अधिकरण। अच्छा, अधिकरण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसे मेज़ पर किताब रखी है, एक तो सब किताब रखी है तो पता नहीं चल रहा किस पर रखी है। ज़मीन पर रखी है, मेज़ पर रखी है, स्टूल पर रखी है, कुर्सी पर रखी है। बस सो रहा है, पता नहीं छत पे सो रहा है, पलंग पे सो रहा है, स्टूल पे सो रहा है, कुर्सी पे पड़ा पड़ा सो रहा है, ज़मीन पे नीचे लेट गया, है ना। तो एक शब्द आता है जहाँ पर क्रिया के आधार का पता चले। जैसे मैंने अभी पीछे कहा था, मैं घड़ी में समय देख रहा हूँ, तो मैं समय देख रहा हूँ, लेकिन किस में देख रहा हूँ? समय में। अच्छा, क्रिया क्या है यहाँ पर? समय देखना। और किस में देख रहा हूँ? घड़ी में। तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा जहाँ पर पता चले क्रिया का आधार क्या है। समझ रहे? जैसे अच्छा, यहीं पर जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, मैं बोतल से पानी पी रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या बोतल से पानी पी रहा हूँ क्रिया का आधार है? क्रिया का आधार तो महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मैं बोतल के द्वारा पानी पी रहा हूँ।
क्रिया जिस साधन से हो रही है उसका पता चल रहा है ना, ओके। लेकिन घड़ी का मैं कन्फर्म हूँ, मैं घड़ी में समय देख रहा हूँ, ओके। क्योंकि घड़ी अपने स्थान पर है। बोतल तो मैंने उठाई, हाथ में ढक्कन खोला, इस तरह से पानी पिया, वो साधन हो गया। घड़ी अपने स्थान पर स्थिर है, मैं उसमें समय देख रहा हूँ, है ना, ओके। मैं पंखे के द्वारा हवा कर रहा हूँ तो मैं हवा कर रहा हूँ, पंखे के द्वारा हवा कर रहा हूँ तो ये सब के द्वारा हो गया, से या के द्वारा करण कारक, है ना। लेकिन अब यहीं पर है कि छत पर पंखा टंगा है, छत पर पंखा टंगा है, पंखा टंगा है लेकिन किस पर टंगा है, छत पर टंगा। तो क्रिया के आधार का बोध जहाँ पर होगा वहाँ पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे मोबाइल स्टैंड पर लगा है, कैमरा स्टैंड पर लगा है ना, रिमोट बेंच पर रखा है, कॉपी बेंच पर रखी है, आप कुर्सी पर बैठे हो। तो जहाँ पर क्रिया के आधार का बोध हो रहा हो, मैदान में युद्ध हो रहा है ना, महिलाएं गली में वार्तालाप कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, है ना, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा ना, तो महिलाएं गली में बातचीत कर रही हैं। तो जहाँ पर क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसके एग्जाम्पल भी हैं, वनवास यानी कि वनों में वास, कवि पुमंग, कवियों में जो कवि पुमंग है, फलासक्त फल से आसक्त, कला में प्रवीण, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि, मुनियों में श्रेष्ठ, अपने आप पर बीती, आप बीती, नरोत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है साहब, धर्मांध, धर्म में अंधा, देशवासी, देश में रहने वाला, क्रिया भाई रहने वाला कहाँ रहने वाला, देश में रहने वाला, गृह प्रवेश, प्रवेश कहाँ प्रवेश, घर में प्रवेश। तो ये हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अगर आपसे रिश्वत मांग रहे हैं हम, अगर हमारी वीडियो फैली, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो फैली तो हम इसी तरह से आपको हर टॉपिक, जीएस, मैथ्स, हिंदी सब पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।